अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक और सुनाओ खैर है? डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, थैंक यू अगेन। आज आप लोगों के लिए मैंने क्या लाया है? आज ईटा के लिहाज से जो आप लोग ईटा में अकेले हो रहे हो, तो इस तरह है ना कि बहुत सारी तो एमसीक्यू से बहुत सारी केमिस्ट्री को मैंने करना है, लेकिन अभी चैप्टर नंबर 1 जो स्टेकोमेट्री है तुम्हारा, आज उनके कुछ सुपर ट्रिक्स के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ट्रिक्स बताऊँ। और जो उनके टाइम इस तरह तो नहीं है कि बहुत सारे हो सकते, लेकिन ट्रैक्स में इस तरह बता देता हूँ आप लोगों को बहुत आसानी होगी। ईटा का टाइम बहुत मुश्किल होता है और इस चैप्टर का जो तुम्हारा है आज लेक्चर नंबर 1 है ईटा के लिहाज से। अगर चाहिए फर्स्ट ईयर का स्टेकोमेट्री के चैप्टर जो है, स्टेकोमेट्री का जो चैप्टर है उस चैप्टर का उस चैप्टर के लिहाज से तो 7 का लेक्चर है, लेकिन ईटा के लिहाज से लेक्चर नंबर 1 है एमसीक्यूज एफएससी 41 और चैप्टर नंबर 1 स्टेकोमेट्री, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज इन अ शॉर्ट टाइम। आपने बड़ी शॉर्ट टाइम में एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं जो स्टूडेंट्स का मसला होता है, और ख़ासकर इस चैप्टर के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं स्टूडेंट्स हैं। तो कोशिश करूँगा कि आसानी से बहुत कम वक्त में आप कोई एमसीक्यूज हल करें, और इस चैप्टर के एमसीक्यूज बड़े आसान होते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप लोग जो होते हैं ना, आप लोगों ने अपने ऊपर एक टेंशन आपने क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये आपसे टाइम भी ज़्यादा लेता है। और फिर क्या हो जाता है, जब टाइम ज़्यादा लेता है तो आखिर में तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट इट लर्न। ओके, स्टार्ट लेते हैं। कैसा होता है? तो स्टेकोमेट्री आपको पहले एमसीक्यूज दिया गया है। पहला तो बहुत आसान है, लेकिन इसके बारे में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। आपके टॉपिक नंबर 1 जब आप स्टेकोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो वहां पर आपको ये एमसीक्यूज मिलेगा। आपको कहता है स्टेकोमेट्री इज डैश फिनोमेना, स्टेकोमेट्री इज अ डैश फिनोमेना। तो जनाब ये तो बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है। ये एक फिजिकल फिनोमेना है, ये एक केमिकल फिनोमेना है, बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ दीज है। तो जनाब जरा सोचें, ये मैंने ऑप्शन किया है, ये बोथ ए एंड बी वाला फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। क्यों उनके आप लोगों को पता है स्टेकोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा था कि स्टेकोमेट्री में हम क्या करते हैं? स्टेकोमेट्री में हम करते हैं रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन अब इक्वेशन को जरा छोड़े, आप इस तरह भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखो H2 + O2 goes to H2O, तो ये तुम्हारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये तुम्हारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। कितने ग्राम हाइड्रोजन के कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर कितने ग्राम वाटर बनाएंगे, या इस तरह के मोल में रिलेशन होते हैं। तो जनाब ये तो एक केमिकल फिनोमेना, तो आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट पता है कि केमिकल फिनोमेना तो है, लेकिन जनाब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप वाटर ले लें, पानी ले लें, और पानी ले लें, इसको आप रेफ्रिजरेटर में रखें, रेफ्रिजरेटर में इससे क्या बनता है? आइस बनता है। ये भी H2O होता है, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। अब भी हम ये एक फिजिकल फिनोमेना है। वाटर जब आइस में चेंज होता है तो ये आइस का भी फॉर्मूला H2O कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, तो भी हम रिलेशन कायम कर सकते हैं कि कितने पानी से कितना आइस बना। रिलेशन तो कम से कम हम कायम कर सकते हैं। तो एक फिजिकल फिनोमेना है जनाब, ये एक फिजिकल फिनोमेना है। तो आप लोगों ने क्या करना है? अभी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी है, एंड बी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो ये तो निकला फिजिकल भी है, केमिकल भी है, लेकिन तुम्हारा ऑप्शन ठीक तरह से क्या है? वो बोथ ए एंड बी वाला है। तो ये तो पहला है, ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई ट्रैक्स है ही नहीं, कोई मसला है नहीं। आगे की तरफ चलते हैं। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम, अभी देखो ये जो तुम्हें चीज नजर आ रहा है,
इसको मैं मिटाऊंगा और देखिए आपको जो ये चीज नजर आता है, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 6 मोल्स ऑफ Al2O3। ये ऑप्शन पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो फॉर्मूले के जरिए आपने हल करेंगे। पेपर में टाइम तो ज्यादा होता है लेकिन वीडियो में ऐसा तो नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, रन फॉर्म देखना है, फटाफट से आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम को लिखना है और प्लस Q2 लिखना है। हमें पता है ये बनाता है Al2O3, फटाफट से करें, टाइम मत ले, इतना लेट बनाता है। तो अब बैलेंस करने के लिए इसको मैं 4 करो तो इसको 2 करो और इसको मैं 3 करो, तो अभी देखो 4Al3 एल्यूमिनियम के 4 मोल है, एल्यूमिनियम के यहाँ पर 4 है, एल्यूमिनियम के यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन के 6 और ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 और 6, ये बैलेंस है। तो अब हम रिलेशन पॉइंट कर सकते हैं। जनाब आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे पूछो व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 6 मोल ऑफ Al2O3। जनाब जल्दी जल्दी आपने इसको हल करना है। ये इसमें तो ट्रैक्स कोई ऐसा नहीं होता है कि आप ट्रैक्स के जरिए इसको हल करें, क्योंकि प्रॉब्लम इस तरह पूछा गया है कि इसमें आपने ग्राम जरूर निकालना है। तो आपको फौरन से ऑक्सीजन में बाईपास करना है। हमारा रिलेशन किसके साथ आता है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के है, लेकिन इसका मोल में रिलेशन है, इसमें इसका मोल में रिलेशन है और इसका जो है ये ग्राम में है। तो इसके देखो एल्यूमिनियम का मास 27 है, यहाँ पर उनके 4 मोल है, तो इसके टोटल 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 4 लेके 108 ग्राम। अगर तुम्हें 2 मोल्स देता है, और से लेके इनको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 108 तुम्हें 2 मोल्स देता है, अगर 2 मोल्स के लिए तुम्हें 108 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए, तो जनाब 6 मोल के लिए तो x होगा ना, तो फौरन से करें x मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 मल्टीप्लाइड 108, अब डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, इसको खत्म करो तो 3 2 6, इसको ज़रब दो तो ये बनता है कि 324 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 6 मोल। ये इस तरह के थोड़े से कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। असल में तुम्हें प्रॉब्लम का जो ये होता है, ये वाला मसला होता है। पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, पूरा से रिलेशन बनाना है। किस किस चीज के दरमियान रिलेशन है, यहाँ इस गिवन प्रॉब्लम में तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के दरमियान रिलेशन है, तो पूरा से वो रिलेशन बनाए। फिर अगर ये ग्राम में चाहता है या मोल में चाहता है, प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है कि इनका मोल में पूछा गया 6 मोल, तो ये मोल में लिखो और ग्राम में लिखो, तो पूरा इसके 4 मोल आप कन्वर्ट करें ग्राम में तो 108 बनता है, क्योंकि इनके मास 27 है। ठीक है, 108 से जाके आपको कितना मोल दे देता है, 2 मोल देते हैं। 2 मोल्स के लिए 108 ग्राम चाहिए, तो 6 मोल्स के लिए आपको x ऑफ इस तरह कर सकते हैं जनाब। तो आपको ऑप्शन में नजर आता है 324, ये डी ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है जनाब। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और इसको जरा पढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आप लोगों को एवोगैड्रो का पता है। एवोगैड्रो क्या कहता है, एवोगैड्रो कहता है एट एसटीफी यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हर गैस का 1 मोल कितना जगह घेर लेगा, 22.4 dm³ जगह घेर लेगा। कितना जगह घेर लेगा, 22.4 dm³ जगह घेर लेगा। तो जनाब अभी क्वेश्चन में जरा देखिए, ये बात कभी नहीं बोलना है, एक पॉइंट को आपने याद रखना है, इस पॉइंट को कभी नहीं बोलना है कि हमने एसटीफी लेना है तो एसटीफी पर 1 मोल, किसी गैस का 1 मोल हमेशा कितना जगह घेर लेगा, 22.4 dm³, 22.4 लेटर्स और dm³ एक जैसा है, ठीक है। तो जनाब चलते हैं, पहले इसमें 2 पॉइंट्स आपने देखिए, यहां पर तो एक 2 atm, तो प्रेशर को तुमने बढ़ाया, जाहिर बात है हम बॉयलर के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो इनवर्स है। अभी प्रेशर 1 atm से 2 atm में चला गया है, तो इसका मतलब तो ये है जनाब अभी 22.4 जगह नहीं, 22.4 dm³ जगह नहीं घेर लेगा, क्योंकि अभी आपने प्रेशर बढ़ाया है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। तो क्या कहता है, प्रेशर एट 2 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री से 2 मोल्स ऑफ H2 ऑक्यूपाई, 2 मोल्स अब भी 2 मोल्स का आपको पता है किसी गैस का एसटीपी पर 22.4 dm³ कहते हैं, तो 2 मोल्स कितना जगह घेर लेगा,
बनेगा 44.8 DMQ। अब ये आप लोग इस पॉइंट को नजरअंदाज कर देते हैं और भूल जाते हैं कि उनका प्रेशर देते हैं। प्लीज मैं सबसे पहले आपको ये कह देता हूँ, जब ये ऑफ ईटा के दिन सुबह उठते हैं तो आप कभी कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल तैयार होकर अपने साथ कुछ टाफी माफी वगैरह अपने साथ ले जाया करें हॉल में। कोई बात नहीं, आप खा सकते हैं, कोई आपको नहीं पकड़ता है, ओके, कोई मसला नहीं है, खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, आप टॉफी खा सकते हैं, अपने साथ टॉफी ले जाओ, प्रेशर ना लो, टेंशन ना लो, बड़ा आसान प्रॉब्लम तुम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो जनाब आप फौरन स्टेटमेंट को कभी नहीं बोलना है। स्टेटमेंट पढ़े तो स्टेटमेंट में ये है कि तुम्हारा 2 ATM प्रेशर है, तो 2 ATM से सबसे पहले तो ये तुम्हारा बात यह है कि एक तरफ तो 22.6, अगर यहाँ पर मुझे 2 मोल नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर तो 2 मोल दिए गए हैं, तो 2 मोल 44.8 DMQ जगह घेर ले गए अगर प्रेशर 1 ATM होता। लेकिन जो प्रेशर 2 ATM है तो 44.8 DMQ से जगह कम घेर लेगा। ऑप्शन में क्या है 22.4 DMQ। तुम फौरन सोचोगे कि यार मोल से मेरा कोई वास्ता नहीं है और 2 ATM आप भूल जाएंगे तो गलत करेंगे। 22.4 आप कर सकते हैं। अभी आप ये भी कर सकते हैं कि तुम्हें 2 मोल्स को आपका ज़हन उस तरफ नहीं गए हो, अपने स्टेटमेंट अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, तो आप ये भी कर सकते हैं मोर देन 22.4 ये तो नहीं है क्योंकि प्रेशर बढ़ा है, लेस देन दैट इज नो 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 नो, कभी नहीं, क्योंकि वहां पर एक और तुम्हारे साथ धोखा तो मैं नहीं कह सकता, वो तो धोखा नहीं करते हैं, लेकिन आपका नॉलेज चेक करते हैं। तो आपका नॉलेज चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये वाला पॉइंट उन्होंने शामिल किया। तो 2 मोल्स वाले का है तो 22.4 DMQ लेस देन 22.4 DMQ में आप ये ऑफ करते हैं, लेकिन ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? ये हमें पता है कि ये कितना होगा 44.8 DMQ से कम होगा बस, और हम कुछ कह तो नहीं सकते कि कितना होगा, लेकिन 44.8 DMQ से कम तो होगा। तो ये है तुम्हारे पास नन ऑफ दिस वाला तुम्हारा ऑप्शन है, ये आप ऑफ करें, ठीक है। नेक्स्ट में आप जाते हैं, चलते हैं, ये बहुत और ये वाला आप जरा ये वाला भी जरा उसमें तो बोली है, लेकिन एक बात को ज़हन में रखो, आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 22 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मीथेन, आपने लिख लिया, आपने क्या किया, मीथेन को आपने लिख लिया, इसका मोलर मास कार्बन का 12 स्टेट है, 1 हाइड्रोजन का 1 स्टेट है 4, तो 12 जमा तो ये 16 बनता है। यानी अगर अभी आपको नजर आता है तो 16 ग्राम में कार्बन के 12 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कार्बन के 75 ही ग्राम होंगे, 75% होंगे। 100 ग्राम में 75 ग्राम होंगे, तो ये 75% है, ठीक है। हो गए जी, क्लियर। लेकिन तुम और क्या करोगे, अभी देखो तुम आप ये करोगे, क्योंकि मुझे तो 16 ग्राम नहीं दिया गया, मुझे तो दिया गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 32 ग्राम्स ऑफ CH4। मुझे जो 32 ग्राम में मुझसे पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा जनाब, मैं ऐसा करूंगा कि 16 ग्राम में अगर 75% है तो 32 ग्राम में तो 150% है, जो तुम्हारा ऑप्शन यहाँ पर है। लेकिन बिल्कुल नहीं जी, ये गलत है। अभी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा परसेंट कभी चेंज नहीं होता है, परसेंट ही रहता है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा करूं कि 16 ग्राम में 16 ग्राम में अगर 16 ग्राम टोटल मीथेन 16 ग्राम में कार्बन के कितने हैं, कार्बन के 12 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कार्बन के कितने ग्राम होंगे, तो मैं ऐसा ही करूंगा 16 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 16 और इसको खत्म करें तो आपके पास आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, आप 3 4 और 4 4 16 और 25 ये आएगा 75%। बिल्कुल ठीक है जनाब। जरा इसको और वो जो है जो मुझे कितना ग्राम दिया गया है, 32 ग्राम। जाहिर बात है कि 32 ग्राम जब मैंने लिया तो इसका मैंने 2 मोल्स लिया, तो अभी कार्बन अगर 16 ग्राम में 12 ग्राम है तो 32 ग्राम में कार्बन के कितने ग्राम होंगे, 32 ग्राम में कार्बन के 24 ग्राम होंगे। कितने ग्राम होंगे, 24 ग्राम होंगे। तो 100 में इसके कितने होंगे, परसेंट का मतलब होता है पार्ट्स इन 100,
बस 100 में हिस्से, तो अभी आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए करें तो ये तुम्हारे पास आएगा, क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 24। अब इसको 32 और इसको 32 करो तो ये खत्म होगा। अभी क्या करना है, 24 24 और 32 और इसको 25 40 100, तो इसको करो तो ये भी 75% आता है, चैन नहीं होता है। प्लीज आप लोगों ने, बात स्टूडेंट ने, अक्सर तो नहीं, बात स्टूडेंट परसेंट का नहीं जानते हैं तो सोचते हैं कि 16 ग्राम में मुझे कार्बन के 75% मिलते हैं। बेशक ये तो मिलते हैं, लेकिन 32 ग्राम में तो इसके 150% होना चाहिए। तो आप ये करते हैं, आपने ऐसा नहीं करना है, याद रखो परसेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये एक पॉइंट है, कभी नहीं बोलना है, फिर तुम गलती नहीं करोगे जनाब। दैट इज, अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, आप पढ़े देखिए क्या है, क्या कहता है, वो कहते हैं if 28 ग्राम of nitrogen react with 4 ग्राम of hydrogen, which one is limiting of the reaction। क्या करना है, फौरन से फटाफट से हमने रिएक्शन लिखना है, N2 plus H2 goes to NH3। क्या करना है, अभी देखो तुमने क्या करना है, goes to NH3। अभी इसको मैं बैलेंस करो तो नाइट्रोजन के 2 नाइट्रोजन के 1 नाइट्रोजन के 2 नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 रचे तो इसको 3 करो तो बैलेंस हो गया। ओके जी, आपने क्या करना है मैं बता देता हूँ। आप पहले ऐसा करेंगे कि 28 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, आप 4 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर जिसके कम मोल्स आएंगे वो तुम्हारे पास लिमिटिंग, आप कहते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक वो हमारा लिमिटिंग ऑफ द रिएक्शन है। अभी मैं ट्रिक्स बता देता हूँ, आप क्या करें, ऐसा कभी ना करो, ये बहुत वक्त आपको कंज्यूम जब आप नाइट्रोजन के मोल निकालेंगे, फिर आप हाइड्रोजन के मोल निकालेंगे, फिर आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। आप फौरन ऐसा करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप देंगे तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल के बराबर होता है, इसका 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल्स के बराबर होता है। ओके जी, अभी क्या हो सकता है, अभी देखो इसके 1 मोल की कीमत हमें पता है 28 ग्राम है और इसके 1 मोल का कीमत तो H2 का मास तो 2 ग्राम है, लेकिन 3 के मोल है तो इसका कितने हैं, इसके 6 ग्राम बनते हैं। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितने हाइड्रोजन के ग्राम्स चाहिए, तो हाइड्रोजन के 6 ग्राम चाहिए थे ना, 6 ग्राम चाहिए थे ना, जाहिर बात है इसके 6 ग्राम की कीमत 3 मोल है और इसके 1 मोल की कीमत 28 ग्राम है, यानी उनके 28 ग्राम की कीमत 1 मोल है। तो अभी क्या है, ये कितना दिया गया है, 28 ग्राम दिया गया, ये कितना दिया गया, 4 ग्राम दिया गया, 4 ग्राम कम मोल्स देंगे, तो जाहिर बात है ये है तुम्हारे पास लिमिटिंग ऑफ द, अपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के वहां से मोल रिलेशन बनाना है। फिर अगर ग्राम में दिया गया है तो ग्राम से फौरन आप इस तरह करें कि उनका क्या करो, ग्राम का रिलेशन बनाओगे, इनके कितने ग्राम के लिए चाहिए, तो अगर इस तरह करो तो जाहिर बात है अभी इनके 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए और ये 4 मोल आपको मिले, 4 ग्राम आपको मिलता है तो 4 ग्राम कम मोल्स देते हैं, तो ये है हमारे पास लिमिटिंग ऑफ द रिएक्शन। तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन है, लिमिटिंग ऑफ द रिएक्शन, टाइम कभी जाया ना करें, फौरन ऐसा करो, कभी गलती होता है। आपने क्या करना है, आपने फौरन से फटाफट से आपने उनके मोल्स देखने हैं और मोल के ग्राम्स की कीमत निकालनी है, ग्राम में देखना है कि कितने ग्राम कितने के लिए चाहिए, तो अगर ग्राफ रेशो बना सकते हैं, ऐसा एक और एमसीक्यू से मैं बता देता हूं, ठीक है। तो जनाब डरने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से पढ़े, पूरा चैप्टर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, मैं और करूंगा भी, लेकिन जो उनके मैं इस तरह से तुम्हें ट्रिक्स का बता देता हूँ, ये एक्सेस के जितने प्रॉब्लम जो जितने एमसीक्यूज होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आप तो अच्छी तरह से आप इसको पढ़े। तो जनाब मैं क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट वाला क्या है, अभी क्या हो जाएगा, इन सर्टेन रिएक्शन सर्ट, ये भी आपको धोखा दे सकते हैं, ये धोखा हो सकता है। इन अ सर्टेन रिएक्शन 10,000 ग्राम of hydrogen react with 40,000 ग्राम of oxygen, which one is limiting of the reaction। क्या किया हमने, हाइड्रोजन लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, क्या बनाया, H2O बनाया, बेशक H2O बनाया, बैलेंस करो, मैंने बैलेंस कर दिया। ओके जी, ये कितने हैं, अगर इसके मास तो 2 है, 1 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए दरकार होती है। ओके क्लियर,
1:8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1:8 होना चाहिए। तो अभी फौरन से फटाफट से मोल में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, फौरन से करें। कैसे करें? और 10 कितने ग्राम? ये 10,000 ग्राम हमने हाइड्रोजन के दिए हैं और ऑक्सीजन के कितने दिए हैं? 40,000 ग्राम दिए हैं। तो ये 4 से इनके साथ खत्म करो, 1:8, ये 1:4। ओहो, ये तो ऑक्सीजन कम आ रहा है। ऑक्सीजन का तो 8 होना चाहिए, 1 के लिए 8 होना चाहिए, ये तो 4 है। तो ये 4 ग्राम जो है इनके मोल्स कम आ रहे हैं। जनाब मेरे साथ ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्या? कौन वाला? ऑक्सीजन वाला मेरा ऑप्शन है। तो ये है जनाब, मुश्किल नहीं है। ज्यादातर ये जो बाकी जितने भी है मोल्स में, वो तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के आप कर सकते हैं, फौरन फटाफट से कर सकते हैं। लेकिन लिमिटिंग वाले जरा आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसमें आप ट्रैक से अप्लाई करें, कोशिश करें कि आप इस तरह के कैलकुलेशन से निकल आए। आप इसके जितनी भी न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स हैं आप इनको देखें, उनको पढ़िए। ये तो एक दो किस्म मैंने बताई, बहुत सारे हो सकते हैं एमसीक्यूज, लेकिन आपने क्या करना है? फौरन ये वाला रिलेशन बनाना है। इस रिलेशन से आप रेशो बनाए और आसानी से आप एमसीक्यूज हल कर सकते हैं विद इन 20 सेकंड। 20 सेकंड में आप 20 में, अगर नहीं तो 30 सेकंड में आप कर सकते हैं, 40 सेकंड में कर सकते हैं। 40 सेकंड बहुत टाइम में आप कर सकते हैं। जनाब ये है, नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। अभी जनाब ये तो कोई ट्रैक वाला है ही नहीं, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। अ केमिस्ट होते हैं 90% यील्ड, उन्होंने 90% यील्ड हासिल किया। क्या हासिल किया? 90% उन्होंने यील्ड हासिल किया। अच्छा, उनका मसला क्या था? क्या उनकी हम बताते हैं परसेंटेज यील्ड क्या होता है? ये होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, और एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम आ रहा था। क्या वजूहात थे? हमने 6 वजूहात बयान किए हैं, लेकिन अगर बयान नहीं किए तो ठीक है, आप लोगों को पता है कि इनके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, जिनमें कुछ हमने बयान नहीं किए हैं। तो जनाब वो क्या है? उन्होंने वो कहता है कि उस साइंटिस्ट का ये जो परसेंटेज 90% आ रहा था, जो आइडियली आ रहा था, 100% को आइडियल कहते हैं, मोर देन 90% को एक्सेलेंट यील्ड कहते हैं, मोर देन 80% को गुड यील्ड कहता है। और इससे जो नीचे वाला यील्ड होता है आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ता है। याद रखो, बहुत गलती की है तुमने, बहुत गलती की है, दोबारा रिपीट करो, इसको करो, ठीक है। तो जनाब अब तो है यील्ड, तो एक्सेलेंट यील्ड है, 90% है, लेकिन फिर भी उनका कुछ तो हुआ है, कुछ मसला तो हुआ है। वो मसला क्या है? उसने बैलेंस इस्तेमाल किया है। बेशक ये हो सकती है कि उनका बैलेंस ठीक नहीं था। He did mistakes during collection, जब वो collection of the product, उन्होंने जब प्रोडक्ट हासिल कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कार्बन ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, उन्होंने क्या किया? कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ओके जी, जितना भी बनाया प्रोडक्ट हासिल किया। उन्होंने जो कलेक्शन कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर रहा था किसी बर्तन में, वो इसको ऐड कर रहा था, उस वक्त उससे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जाया हो गया। तो अब ये हो सकता है जनाब, नेक्स्ट कंडीशन ठीक नहीं थी, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो पन का चल रहा था, उनको गर्मी महसूस हो रहा था। यार तकलीफ तो लेना पड़ता है ना, आपने तो गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है जब आप इस तरह के काम करते हैं। इस तरह के काम में इस तरह से तो होता है। आप पंखा चलाते हैं और कहते हैं कि मैं एग्जैक्ट मेरा यील्ड आएगा, तो कभी नहीं आएगा, तुम्हारा गलत होगा रिएक्शन। अभी प्रेशर कम चला था, पंखे की वजह से प्रेशर बढ़ गया, तो तुम्हारा ये कंडीशन भी ठीक नहीं थी। तो और अब देखो, हाँ ये बात है, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो जनाब इस तरह के ट्रैक्स तुम्हें मिलते रहेंगे। मैं आगे जाके बड़े इस चैप्टर के और ट्रैक्स भी सिखाऊंगा, एक एक टॉपिक के साथ रिलेटेड ट्रैक्स फिर सिखाऊंगा। ये तो पूरे चैप्टर्स के कुछ ट्रैक्स थे जो आप लोगों को मसला होते हैं, आप लोगों ने पढ़ना है, कोशिश करना है कि हमेशा जितने प्रॉब्लम होते हैं वो आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ा करें और प्रेशर ना बढ़ाएं, प्रेशर टेंशन ना लें। अब जब भी पेपर के दिन सुबह उठते हैं तो आप अल्लाह को याद करके भरोसा अल्लाह पर करें, आगे जाइए और सबक, लेकिन पढ़ना तो है, आपको बहुत पढ़ना है। इसके बाद रिजल्ट अल्लाह पर छोड़िए, रिजल्ट तुम्हें मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसान को वो ही कुछ मिलता है जिसका वो सही करता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें अपडेट मिलते रहे और इस तरह के ट्रिक्स से तुम्हारा वास्ता और मजबूत हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।